दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस देश में इमरजेंसी नहीं लगी है। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी सरीखे हालात देश में जरूर हो चले हैं, लेकिन इमरजेंसी लगी नहीं है तो इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम सरकार का काम है। और अगर उसमें रुकावट आती है, अगर उसका हनन होता है, तो नागरिकों के पास यह अधिकार है कि वह इस देश की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। और उस रिट याचिका पर अगर यह साबित हो जाए कि लोगों के जीने के अधिकार को भी छीना जा रहा है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि इस देश की सत्ता को नोटिस दे दे। और नोटिस के शब्द भी इस तरीके से हो सकते हैं कि वह सार्वजनिक पद पर जहां पर बैठी हुई है उसकी उपयोगिता वह साबित करे। इतना ही नहीं, इसे रिट ऑफ क्यू वारंट कहते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि किन प्रमाणों के द्वारा वह उक्त पद पर आसीन रहने को अधिकार का समर्थन करता है, या फिर किन प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित किया जाए कि उस पद पर आसीन रहने का वास्तविक अधिकार उसे प्राप्त है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने नागरिकों को यह अधिकार दिया है और सुप्रीम कोर्ट को भी यह अधिकार दिया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज मौलिक अधिकारों का हनन इस देश के भीतर में होता है, तो फिर इस देश की सत्ता को इतने कड़े नोटिस भेजे जा सकते हैं जहां पर सवाल उसके होने पर ही उठाया जा सकता है। लेकिन मौजूदा वक्त में इस देश की सुप्रीम कोर्ट खामोश है। मौजूदा वक्त में इस देश की सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी उसको अपने अधिकारों के तहत काम करने से रोक रही है। मौजूदा वक्त में इस देश के लोगों के सामने, नागरिकों के सामने जो जीने के अधिकार के सवाल थे, और जीने के अधिकार के सवाल के साथ चिकित्सीय अधिकार का भी बात का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, उस पर भी अगर हर कोई आंख मूंद लेगा तो इस देश में रास्ता बचेगा क्या? हमें लगता है कि आज संविधान, नागरिकों के अधिकार और सुप्रीम कोर्ट और सत्ता, इन चार पिलर्स की चर्चा करने की जरूरत है। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो आर्टिकल 32 को लेकर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, यह आर्टिकल इस देश के संविधान की आत्मा है, उसका हृदय है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि संविधान जिस हक को अपने नागरिकों को देता है, उस पर अगर आंच आ जाए तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार इस देश के नागरिक को है, और सुप्रीम कोर्ट बाध्य है उसके बाद नोटिस सत्ता को देने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है और हुआ क्या है, हमें लगता है इसे जरा सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। क्योंकि आर्टिकल 32 एक लिहाज से इस देश के जो भी मौलिक अधिकार हैं, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मिले हैं, उसको लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार इस देश के हर नागरिक को आर्टिकल 32 देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दौर में किया क्या? जितने भी मामले हाई कोर्ट में चल रहे थे, उन तमाम मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम इसकी सुनवाई खुद करेंगे। उसने सुओ मोटो, यानी कोई उसके पास आया नहीं था, क्योंकि यह अधिकार जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यह अधिकार हाईकोर्ट के पास भी है। संवैधानिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है हाईकोर्ट के पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि सर्वोच्च अदालत है इस देश के भीतर में, तो वह अपने तौर पर हाईकोर्ट में लिए जा रहे फैसलों को रोककर सुओ मोटो तरीके से कह सकता है अब हम इस पर फैसला लेंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि 22 तारीख को इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के जरिए जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला हो, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला हो, चाहे वो मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच का फैसला हो, चाहे वो मणिपुर की अदालत का फैसला हो, यानी इस देश के 6-7 राज्यों के अलग अलग हाई कोर्ट में जो भी मामले जा रहे थे, वह सीधे सीधे जीने के अधिकार से जुड़े हुए मामले थे, और उस पर फैसला हाई कोर्ट दे रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब पर यह कहकर रोक लगाई कि इससे बड़ा कंफ्यूजन फैल जाएगा, और यह अब हमारे क्षेत्र में आता है तो हम इस पर फैसला करेंगे और इसकी सुनवाई करेंगे।
22 तारीख को सुओ मोटो का जिक्र हुआ, 23 तारीख को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार से पूछा गया आपके पास कोई नेशनल प्लान है या नहीं है, ऑक्सीजन को लेकर, मेडिसिन को लेकर, वैक्सीन को लेकर, लॉकडाउन को लेकर। यह सारी परिस्थिति कहते कहते लॉकडाउन को लेकर एक बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख को ही किया कि लॉकडाउन का अधिकार राज्य को है, अदालत नहीं लगा सकती है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लॉकडाउन का ऐलान किया था कि 6 जिलों में आपको लगाना चाहिए। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। सवाल यह है कि अगर इस देश के भीतर में आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार भी दे रहा है और नागरिकों को भी अधिकार दे रहा है, तो ऐसे वक्त में जहां जहां इस देश की राजनीतिक सत्ता के सामने मुश्किल आई, उस वक्त में देश की सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता को बचाने के लिए कहीं अपने सुओ मोटो के जरिए सत्ता के लिए ढाल का काम तो नहीं किया। और मौजूदा वक्त में कहीं यही तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 22 तारीख को सुओ मोटो लेने के बाद अब अगली सुनवाई जो है वो 27 तारीख को है, यानी मंगलवार को है। 22 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में इस देश के भीतर में अगर हर दिन औसत आप अगर 3 लाख लोग महामारी से प्रभावित, कोविड से प्रभावित होकर ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीन की कमी, दवाई न मिलने की परिस्थितियों को भोगते हुए इस देश के अलग अलग अस्पतालों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, तो उनकी तादाद लाखों में है। मौत भी लगातार हो रही है। और इसी दौर में इस देश में अराजकता की स्थिति कैसी हो चली है, जिंदगी जीने के लिए जो इलाज चाहिए उसमें अफरा तफरी किस रूप में मची है, हमको लगता है पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद जरा समझ पाएंगे कि इस देश के भीतर में अदालत क्या कर रही है और क्या करना चाहिए। गंगाराम में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत हो गई। जयपुर गोल्डन अस्पताल, यह भी दिल्ली में आता है, यहां पर भी 20 लोगों की मौत हो गई, ऑक्सीजन की कमी थी। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में गैस लीक हो गई, 24 लोगों की मौत हो गई। विरार के अस्पताल में आग लग गई, वहां पर 15 लोगों की मौत हो गई। गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के बीड़ में 2 लोगों की मौत हो गई। अमृतसर में ऑक्सीजन शॉर्टेज हुई तो 6 लोगों की मौत हो गई। जबलपुर में ऑक्सीजन खत्म हो गया अस्पताल में, तो वहां 5 लोगों की मौत हो गई। यानी इस दौर के भीतर जब झांक कर देखिएगा तो दिल्ली जैसी जगह में, जो कि अस्पताल और मेडिकल सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से केरल के बाद दूसरे नंबर पर आता है, 28 राज्य और बाकी केंद्र शासित राज्यों की एक कतार में अगर खड़ा कीजिएगा तो दिल्ली टॉप मोस्ट में सबसे बेहतरीन इलाज दे पाने की स्थिति में है। लेकिन दिल्ली के भीतर भी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर ऑक्सीजन की कमी है, बड़े बड़े अस्पतालों में अगर लीक हो जा रही है ऑक्सीजन, बड़े बड़े अस्पतालों में अगर मुश्किल परिस्थिति है जहां पर मरीजों की मौत हो रही है, तो इस देश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा होगा यह शायद जिक्र करने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ी अराजक स्थितियां कहीं हो नहीं सकती है जो कुछ हो रहा है। लेकिन इसके समानांतर यह भी समझिए कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने 22 तारीख को सुओ मोटो लेते हुए जब डिसीजन लिया कि हम सुनवाई करेंगे, तो क्या उसे तुरंत नहीं करना चाहिए था? क्या उसे तुरंत सरकार को नोटिस नहीं देना चाहिए था? क्या उसे तुरंत कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जीने के अधिकार के सवाल जुड़े हुए थे? लेकिन 22 को नहीं, 23 को नहीं, 23 को भी छिटपुट सुनवाई, उसमें भी सिर्फ जिक्र भर, 24 को नहीं, 25 को नहीं, 26 को सोमवार है उस दिन भी सुनवाई नहीं, अब 27 को होगी। इस दौर में इस देश के भीतर में तकरीबन 20 लाख कोविड से प्रभावित मरीजों के सामने जिंदगी हाँफ रही है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। लेकिन अपने तौर पर जब राष्ट्रीय प्लान क्या है, 23 तारीख को इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा, तो उसके पास भी एक लंबा वक्त दे दिया गया। यह कल्पना के परे है। इस देश की राजनीतिक सत्ता को वक्त दिया गया कि अब आप प्लान बताइए, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी पश्चिम बंगाल की रैली को रद्द किया। सुबह मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, उसके बाद विशेषज्ञों के साथ बैठक की, डॉक्टरों के साथ बैठक की, स्टील प्लांट चाहने वाले इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ बातचीत की, और उसके बाद वर्चुअल तौर पे पॉलिटिकल रैली को भी संबोधित कर दिया। यानी एक समान परिस्थितियों में अगर चीजों को परखना शुरू कीजिएगा, तो सुबह मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में चिंता व्यक्त करना या विशेषज्ञों के साथ बैठकर चिंता व्यक्त करना, और शाम होते होते
बंगाल के चुनाव के रैली को वर्चुअली संबोधित करना और वहां के लोगों को बताना कि सिटी ऑफ जॉय को हम लोग अब सिटी ऑफ फ्यूचर बना देंगे, यानी भविष्य का शहर कैसा हो यह कोलकाता की तर्ज पर समझा जा सके। यानी जिस वक्त दिल्ली में, जो कि प्रधानमंत्री निवास और प्रधानमंत्री कार्यालय की नाक के नीचे जो दिल्ली के अस्पताल हैं, वो सांसें उनकी फूल रही है, उसका भविष्य क्या है, उसका वर्तमान क्या है, वहां से आंखें मूंद ली गई और कोलकाता को भविष्य का शहर बनाने की दिशा में भाषण दे दिया गया। अगर 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस सरकार को नोटिस दे देता कि आपके रहने की उपयोगिता क्या है, आप ये बताइए, तो शायद स्थिति कुछ और होती। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा होता जिस सार्वजनिक पद पर आप बैठे हुए हैं उसके जरिए अगर कुछ चीजें इस देश में हो नहीं पा रही है तो इसके मतलब क्या है, तो शायद कुछ अलग परिस्थिति बनती। नोटिस सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग को भी दे सकता है कि आप इस देश के भीतर में मची तबाही के बीच में चुनाव कराने में व्यस्त हैं और चुनाव के लिए भी आप सुविधाएं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को अलग अलग तरीके से देना या उनके सामने मुश्किल खड़े करने की परिस्थितियों से ही जूझ रहे हैं। यह कौन सी परिस्थिति है? यह कैसे संभव है कि एक वक्त के बाद आप कहें अब कोई रैली नहीं होगी और जब तक इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सबकी रैली हो रही है तब तक आप इजाजत पे कोई रोक ना लगाएं। हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली भारत में दूसरे नंबर पर आता है जहां सबसे बेहतरीन सुविधाएं हैं मरीजों के लिए। कुल 109 सरकारी अस्पताल हैं, 76 प्राइवेट अस्पताल हैं। बेड के लिहाज से अगर आप देखिएगा तो दिल्ली का नंबर जो है, दिल्ली 430 लोगों पर एक बेड दे पाने की स्थिति में आता है। भारत का एवरेज जो है 684 बेड एक व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन दिल्ली 430 लोगों पर एक बेड उपलब्ध कराता है। यहां पर कुल सरकारी बेडों की संख्या है 24,383 और प्राइवेट अस्पताल में लगभग 15,072 बेड्स उपलब्ध हैं। सबसे बेहतरीन स्थिति बेड देने के मामले में केरल की है जहां 352 लोगों पर एक बेड उपलब्ध है। अब इसके बाद वहां से छलांग मारिए, आईसीयू में आ जाइए। दिल्ली के भीतर में 8,616 लोगों को एक आईसीयू उपलब्ध हो सकता है, इतने लोगों पर एक आईसीयू है। भारत का एवरेज 13,687 का है। केरल सबसे बेस्ट में आता है 7,055। तीसरी स्थिति वेंटिलेटर की है। वेंटिलेटर में भी केरल नंबर एक पर है, 14,107 लोगों पर एक वेंटिलेटर है। दिल्ली में यह 17,241 लोगों पर है और इस देश का एवरेज जो है वो 27,083 का है। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसके बाद महाराष्ट्र प्रभावित है। और अगर अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेस्ट की स्थिति मानिएगा तो केरल नंबर 1 है, दिल्ली नंबर 2 है और महाराष्ट्र नंबर 3 पर आएगा, चाहे वो बेड की तुलना हो, आईसीयू की बात हो या वेंटिलेटर। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो इस देश में बेस्ट इलाज करा पाने की जो जगहें हैं वहीं पर सबसे बड़ा संकट है। और यह संकट इस देश के उन स्थितियों को छुपा रहा है जो इस देश के बीच में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने की परिस्थितियों के साथ है। यहीं से बात शुरू होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का जिक्र किया गया आर्टिकल 21 में कि आपको जीने का अधिकार है और जीने के अधिकार के साथ जो पहला शब्द है वो चिकित्सा के अधिकार का जिक्र है। हालांकि उसमें एजुकेशन का जिक्र भी है, शिक्षा का अधिकार भी होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार भी होना चाहिए, बिजली पानी के अधिकार का भी जिक्र है, लेकिन जीने के अधिकार के साथ चिकित्सीय अधिकार भी इस देश की जनता और नागरिकों को अगर नहीं मिल पा रहा है तो वो कहां जाएंगे। यहीं पर आर्टिकल 32 आता है और यहीं पे बात सुप्रीम कोर्ट की शुरू होती है। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ऐसा नहीं किया है कि मामले को अपने हाथ में ले लिया। याद कीजिए जब प्रवासी मजदूरों का जिक्र हो रहा था उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने हाथ में लिया था और पहला काम क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले डिसीजन में इस बात का जिक्र किया था कि सरकार की कोई गलती नहीं है, यानी सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। इतना ही नहीं, अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त प्रवासी मजदूरों को लेकर जो भी खबर आ रही थी पिछले साल मार्च के महीने, अप्रैल के महीने, मई के महीने में, उस दौर में चले जाइएगा तो जो भी खबर आ रही थी उसको लेकर कहा था ये सारी खबरें फेक है। अटॉर्नी जनरल इस बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन सवाल आज उसके आगे का है। इसलिए आगे का है क्योंकि
दिल्ली के भीतर में जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें पार्लियामेंट की नई इमारत बननी है ना, जिसमें लगभग 900 कुछ करोड़ रुपए, 964 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। अगर 964 करोड़ रुपए अगर पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे ना खर्च कीजिए तो इस देश के भीतर में जो सरकार ने अभी तुरंत जो मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का ऐलान किया, 162 प्लांट बनेंगे, उसमें 200 करोड़ का खर्चा आ रहा है। यानी 900 करोड़ के हिसाब से अगर आप जोड़ना शुरू कीजिएगा तो तकरीबन 600-700 मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट सिर्फ उतने रुपए में ही लग सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता सरकार की कुछ और है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है? क्योंकि सेंट्रल विस्टा के तहत जो भूमि उपयोग से जुड़ा एक पूरा मामला था, उसको लेकर जब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ट्रांसफर करा लिया सुओ मोटो के तहत अपने पास, और यहां भी सरकार को क्लीन चिट दे दी। यही बात ऑक्सीजन हॉस्पिटल लॉकडाउन को लेकर आई है। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की जरूरत यहां इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि सब जगहों से आंख मूंदता है। याद कीजिए, जिस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 के तहत जब मामला एक आया और मौलिक अधिकारों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था हाथरस मामले को गए केरल के एक पत्रकार के मामले को लेकर, जिसमें हैबियस कॉर्पस के तहत फाइल किया गया था। उस समय जस्टिस बोबड़े थे, चीफ जस्टिस बोबड़े थे, अब तो वो रिटायर हो गए हैं। उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सुनवाई करते हुए, जो पत्रकार के मामले में सुनवाई थी, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं की भरमार है और लोग अपने मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में संबंधित हाईकोर्ट के पास जाने की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर रहे हैं, जबकि संविधान का अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को भी ऐसे मामलों में रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी जहां सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस मामले को हाईकोर्ट के हवाले कर दिया जाए, उसने उस दिशा में कह दिया। जहां पर लगा हाईकोर्ट, जो कि अपने राज्य की परिस्थिति को कॉम्पिटिबली बेहतर तरीके समझता है, वहां पर उसके मामले को इसलिए अपने हाथों में ले लिया क्योंकि अगर हाईकोर्ट फैसला देने लगेंगे तो इस देश की तमाम चुनी हुई सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी। मुंबई हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने सीधे कहा कि आप दवाइयों को तुरंत व्यवस्था कराइए, उसने उद्धव सरकार को निर्देश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश दिया 6 राज्यों में लॉकडाउन की परिस्थिति को लेकर आइए। दिल्ली हाई कोर्ट लगातार कह रहा है ऑक्सीजन को लेकर कि चोरी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकर आइए, किसी ने रोका उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए। लेकिन इन बातों का कोई महत्व नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर सुओ मोटो खुद ही डिसीजन लिया। अब हम इसकी सुनवाई करेंगे, लेकिन त्वरित नहीं, 27 को सुनवाई होगी, यानी अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं। अब अगर इस स्थिति में, क्योंकि इसके भीतर जिसका जिक्र हम कर रहे थे, रिट ऑफ क्वे वारंट, इसके तहत स्टेट को कहा जा सकता है कि आप जिस सार्वजनिक पद पर हैं उसकी क्या उपयोगिता है, और वहां की उपयोगिता अगर नहीं साबित हो रही है तो इसकी मुश्किल क्या क्या हो सकती है। तो क्या इसका माना जाए कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को होस्टेज बना लिया? सुप्रीम कोर्ट सरकार के अनुकूल ही लगातार काम कर रहा है? क्या एक ऐसी स्थिति आ गई है? ये सारे सवाल आज की तारीख में इसलिए जरूरी होते चले गए हैं क्योंकि मौलिक अधिकारों की फहरिस्त में जैसे ही आर्टिकल 32 का जिक्र होता है, वैसे ही इस बात का जिक्र तुरंत शुरू हो जाता है कि नागरिकों से जुड़े अधिकार का हनन करने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि वह सेंटर को तुरंत नोटिस दे। तब जब राष्ट्रपति ने इस देश के भीतर में इमरजेंसी नहीं लगाई है, तो इमरजेंसी तो लगी नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? और इमरजेंसी नहीं लगी है तो लोगों के पास ये अधिकार है। यहीं से एक दूसरी बात शुरू होती है। अब हम देश को नया चीफ जस्टिस मिला है, जस्टिस रमन्ना साहब चीफ जस्टिस हो गए हैं। जब शपथ ली जाती है तो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, विदाउट फियर और फेवर, बिना डर और बिना किसी का पक्ष लिए यह चीफ जस्टिस शपथ लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली जा रही होती है उसमें इस बात का जिक्र होता है। तो डर किसका और फेवर किसका,
यह बात तुरंत हर किसी के जहन में आ जाएगी। हमें लगता है यहां तो आपके जहन में 2015 का जिक्र भी आज करना चाहिए, जब जस्टिस कहर साहब फैसला दे रहे थे कि इस देश के भीतर में जजों की नियुक्ति का काम केंद्र सरकार को नहीं सौंपा जा सकता है, वह एक हिस्सा भर हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार अपने तौर पर कह रही थी हमें तो जनता ने चुना है तो सारे अधिकार तो हमारे पास ही होने चाहिए, तो ऐसे में जजों की नियुक्ति हम क्यों नहीं करेंगे। खैर, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हिम्मत दिखाई और यह फैसला किया कि चुनी हुई राजनीतिक सत्ता के हाथ में इसलिए चीजें नहीं दी जा सकती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की 224 आर्टिकल इस बात को कहता है कि एग्जीक्यूटिव अलग है, विधायिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, ये सब अलग अलग है और इसमें चेक एंड बैलेंस और पावर का बैलेंस करने की कोशिश की गई है। लेकिन सब कुछ अगर एक साथ एक तरफ होगा तो क्या होगा। मौजूदा वक्त में यह एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उभरकर हम लोग की आंखों के सामने है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट, इन तमाम जगहों पर जब चीज़ें लगातार उठती चली जा रही थी, तब यह सवाल सामने निकल कर आया कि इस देश की राजनीतिक सत्ता कितनी सक्रिय हो रही है। तो क्या भारत एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है, जहां पर हमारा जो एक बेसिक जमीन थी, कॉन्स्टिट्यूशन की जमीन, कानून के राज की जमीन, डेमोक्रेसी की जमीन, मौलिक अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी जमीन, ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती नजर तो आ रही थी। लेकिन जिस वक्त इस देश में मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति आ गई तो सारी चीजें ढह कर गिर गई। हमें लगता है फिर सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर समझिए। सुप्रीम कोर्ट के भीतर याद कीजिए, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जब थे, जनवरी 2018 में 4 जस्टिस निकलकर आए थे, चलमेश्वर साहब के घर पर गए थे। जस्टिस चलमेश्वर साहब के घर पे 4 जस्टिस बैठे। इन्होंने किन बातों का जिक्र किया जनवरी 2018 में, और जो शब्द का इस्तेमाल किया, डेमोक्रेसी इन डेंजर। इस डेमोक्रेसी इन डेंजर के शब्द के इस्तेमाल के साथ, यानी लोकतंत्र खतरे में है, लोगों के चुनाव और वोटिंग पावर का सवाल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और जो वहां पर अलग अलग मामले सौंपे जाते हैं जजों को लेकर, उसको लेकर यह पूरा मामला था। इसको कह सकते हैं हम जो रोस्टर का मामला था, यानी उसके जरिए भी इन्होंने देखा कि कहीं डेमोक्रेसी खतरे में तो नहीं है, क्योंकि जो रोस्टर का मामला था, उस रोस्टर के तहत सत्ता के अनुकूल जो फैसले हो रहे थे, तो क्या वह उन्हीं बेंचों के पास जा रहे थे जो सत्ता के अनुकूल हो जाएं? तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी क्या एक मोटी लकीर उस वक्त मान ली गई थी कि खींची जा चुकी है, और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर यह आरोप 4 जस्टिस लगा रहे। उन्हीं में से एक शख्स रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस बनते हैं। उसके बाद एक से एक फैसले जब आते हैं तो उन पर भी यह आरोप लगता है कि वह भी दबाव में फैसले दे रहे हैं, सत्ता अनुकूल सारी चीजें। और उसके रिटायर होने के 3 से 4 महीने के भीतर वो पार्लियामेंट में सरकार द्वारा मनोनीत कर दिए जाते हैं। यानी उस समय 4 जजेस को बैठना पड़ा, बताना पड़ा कि डेमोक्रेसी इन डेंजर है। उसके बाद जब दूसरे चीफ जस्टिस आए जो उसी में से निकले हुए थे, उनके पीरियड में वो पार्लियामेंट जब चले गए तो खुले तौर पर यह एनालिसिस होने लगा कि जो फैसले थे सत्तानुकूल इसलिए थे क्योंकि आपको रिटायरमेंट के बाद सत्ता से कुछ चाहिए था। यह दूसरी स्थिति हुई। तीसरी स्थिति जब चीफ जस्टिस बोबड़े हो गए, तब उस समय इस बात का जिक्र होते चला गया कि वे सुओ मोटो, चाहे वो प्रवासी मजदूरों का जिक्र हो, चाहे अब ऑक्सीजन का जिक्र हो, चाहे सेंट्रल विस्टा का जिक्र हो, और इतना ही नहीं, हमें तो लगता है कि किसानों का जिक्र भी यहां कीजिए। किसानों को लेकर भी जो कमिटी बनाई गई, उस कमिटी को पूछने वाला कौन है? यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई 5 सदस्यीय कमिटी में से एक सदस्य ने तो तुरंत छोड़ दिया साथ, बाकी 4 के पास कोई जा नहीं रहा था। ये सारी परिस्थितियां क्या बतलाती हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट सत्तानुकूल हो गया है, या सत्ता ने अपना बंधक बना लिया है सुप्रीम कोर्ट को? एक ऐसी परिस्थिति इस देश में आ गई है। उसके बाद की स्थिति, हाई कोर्ट जिन फैसलों को देता है उसका राजनीतिक सत्ता मानने को तैयार नहीं है। वो हैंडीकैप जब जब होती है तो पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को ढाल बना लेती हैं हाई कोर्ट में अगर उनके खिलाफ फैसले आ गए हैं तो ये सारी परिस्थितियां धीरे धीरे डेवलप हुई है 2018 के बाद से। अगर आप देखना समझ शुरू कर रहे हैं, या 2015 को भी आप लकीर खींच सकते हैं जब जजों की नियुक्ति का सवाल था, उस समय भी जो कॉलेजियम को लेकर जो झगड़े चल रहे थे, ये सारी चीजें बतलाती हैं
कि एक के बाद एक भारत की परिस्थिति धीरे धीरे सैचुरेशन पॉइंट पर चली गई। धीरे धीरे पुलिस राज में चीजें कन्वर्ट हुई, धीरे धीरे इकोनॉमी में कन्वर्ट हुई, धीरे धीरे प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हुई, धीरे धीरे कॉरपोरेट में कन्वर्ट हुई, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में आ गई कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके आधार पर इस देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए, जिसमें जीने का अधिकार तो प्रथम है आर्टिकल 21 के तहत, उसकी रक्षा तो दूर की बात है, उसको मिलने वाला अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस देश में लापता हो जाएगा तो फिर देखेगा कौन। और मन मुताबिक, सुविधा मुताबिक एक डेट अगर निर्धारित भी कर गई और इस बीच में इतनी बड़ी तादाद में जो लोगों की मौत होती चली जा रही है, वो भी सिर्फ दिल्ली जैसी जगह से खबर आती है, महाराष्ट्र से खबर आती है। पिछड़े ग्रामीण छिटपुट इलाकों से अभी जानकारी नहीं आ पा रही है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे यहां मेडिकल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से निकलते ही हमारे यहां मेडिकल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आकर टिक जाता है, जहां एक बेड भी नहीं होता है। यह स्थिति के भीतर में क्या इस देश में रास्ता बचता क्या है, और किसका दरवाजा कौन खटखटाएगा और कैसे खटखटाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 32 के तहत सत्ता को नोटिस देने से घबराएगी या उसके लिए सेफ पैसेज बनाने की स्थिति में लग जाएगी, तो जिम्मेदारी होगी किसकी। और इस पूरे प्रोसेस में अगर देखिए तो जगह जगह जो खबरें आती हैं कि ऑक्सीजन यहां लूट लिया गया, या अब मरीजों को कहा जा रहा है कि आप अपने ऑक्सीजन को लेकर आइए, तो आप कल्पना कीजिए कि भारत की स्थिति क्या है। आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के साथ दिल्ली में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों अस्पताल हैं, लेकिन ऑक्सीजन की जब कमी महसूस हुई और उसको लेकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजें डेवलप हो, तो मरीजों से कहा गया आप सिलेंडर लेकर आइए, और पूरी टेक्नोलॉजी को रोक दिया गया। हर अस्पताल में वो जो सिलेंडर लेकर आएगा उसको बेड पर लटाया और उसके जरिए पाइप लगा दी गई, यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अस्पतालों से गायब होने लगा। तो डॉक्टर रोएगा नहीं तो क्या करेगा, उसकी आंखें डबडबाएंगी नहीं तो क्या होगा। ऐसी परिस्थिति और ऐसी बेबसी और ऐसी त्रासदी इससे पहले तो कभी नहीं थी इस देश के भीतर में, और अगर नहीं थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या इससे पहले नहीं थी? यकीनन थी। सुप्रीम कोर्ट कई बार सत्ता के सामने इस देश में रेंगता हुआ नजर जरूर आया, इमरजेंसी के वक्त भी रेंगता नजर आया था, लेकिन तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिम्मत दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद रेंगता नजर आया था, लेकिन ऐसे इस देश में कई मौके आए हैं। दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सबसे ताकतवर तौर पर मौजूदगी यहां के अदालत की रही है, लेकिन इस वक्त क्या है यह सोचिए। इस देश के भीतर के अगर सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होते चले जा रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का राज नहीं है, कानून का राज नहीं है क्या इस देश में? ये सवाल उठेंगे, और ये सवाल धीरे धीरे किस दिशा में ले जाएंगे यह कोई बताने की जरूरत नहीं है। जहां पर बेबसी को ही आप पर शासन और सत्ता अधिकार मान लेगी और आपको हर क्षेत्र में इतना बेबस कर देगी कि उसके बाद आप लालायित होकर देखते रहेंगे सत्ता की तरफ से कोई ऑक्सीजन दिला दे, कोई वैक्सीन दिला दे, कोई बेड दिला दे, कोई वेंटिलेटर दिला दे, कुछ भी दिला दे, 2-5 किलो अनाज ही दिला दे। इन सारी चीजों के लिए जो आपके बेसिक अधिकार क्षेत्र में आता है वह भी स्टेट छीन लेगा, तो फिर बचेगा क्या? सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।